नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सामूहिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने और आक्रमण का निवारण करने की एक युक्ति के रूप में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है। यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निशस्त्रीकरण के दृष्टिकोणों से जुड़ी हुई है। शस्त्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य आक्रमण का डर है, दूसरे शब्दों में असुरक्षा की भावना। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्रों को किन्हीं नए साधनों द्वारा आक्रमण से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्र अपने आप को आक्रमणों से सुरक्षित कर पाते हैं तो शस्त्रीकरण की प्रेरक शक्ति और वास्तविक कारण अंतर्धान हो जाएंगे। यदि आक्रमण के विरोध में एक निवारक भय की व्यवस्था कर दी जाए और यदि युद्ध हो तो आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध शक्ति की अतिशयता एकत्र करके शांतिप्रिय राष्ट्रों के हितों का संवर्धन कर दिया जाए तो राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने वाली अवधारणा को सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा कहा जाता है। सामूहिक सुरक्षा शांति को कायम रखने और युद्ध का प्रतिकार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि व्यवस्थित रूप से हम सामूहिक सुरक्षा के अर्थ की बात करें तो सामूहिक सुरक्षा शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, किंतु उनके मूल में ये बात है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। आधार के रूप में यह मान्यता कार्य करती है कि उनमें से किसी एक राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण समझा जाएगा और सामूहिक रूप से सभी राष्ट्र संगठित होकर उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा की इस व्यवस्था को संरक्षण एवं शांति का अभिवर्धक माना जाता है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था में जो गुट बनाए जाते हैं अथवा सैनिक संधियां की जाती है, उनका लक्ष्य दूसरे गुट अथवा दूसरे गुट के देशों का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना अथवा उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है। परंतु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट और संभावित होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के कार्य में रत रहता है और यदि उनमें से किसी एक राष्ट्र पर संकट आता है तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बंधे सभी राष्ट्र उसकी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से दौड़ पड़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की मान्यता है कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है जिसमें अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत संसार की शांति भंग करने का कोई भी आक्रमणकारी साहस नहीं कर सकता। यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करेगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उस आक्रमणकारी का मुकाबला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र कहा है। मॉर्गेंथो ने सामूहिक सुरक्षा सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र का समुत्थान नहीं, जिसका शस्त्रों और राष्ट्रीय बल के अन्य अंशों से विचार किया जाए। सुरक्षा का संबंध सब राष्ट्रों से है और वे राष्ट्रों की सुरक्षा का विचार सामूहिक रूप में करेंगे जैसे उनकी अपनी ही सुरक्षा खतरे में हो। यदि अ ब की सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध होता है तो स द य फ ब की ओर से अ के विरुद्ध कदम उठाएंगे, मानो कि अ ने उनको और ब को चुनौती दी हो, और ऐसे ही इसके विपरीत भी। एक सब के लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। जैसे कि ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड
लोफ्टस को बिस्मार्क ने 12 अप्रैल 1869 को ब्रिटिश विदेश मंत्री अर्ल ऑफ क्लेरेंडन से 17 अप्रैल 1869 की भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कहा था, हम इस घोषणा में सम्मिलित होंगे, इसका पालन करेंगे। यह मार्ग, यदि इसका दूसरी शक्तियां समर्थन करें, यूरोप की शांति के लिए निश्चित गारंटी बनेगा। तो संक्षेप में यदि हम देखें, सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय है किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाए, पहली बात। दूसरी बात है, किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। तीसरी बात, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो संकटग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्र कार्रवाई करेंगे और आक्रमणकारी के अलावा और सबके सहयोग के डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार ही त्याग दें। तो सामूहिक सुरक्षा के बारे में कुछ सैद्धांतिक मान्यताएं हैं। ऑर्गेन्स्की ने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा 5 आधारभूत मान्यताओं पर आधारित बताई। प्रथम, किसी भी सशस्त्र संघर्ष में सब राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन आक्रामक है। वे इस निर्णय को लेने में कोई समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आक्रमण का प्रतिकार करने में विलंब का अर्थ है व्यापक नुकसान। दूसरा, सभी राष्ट्र आक्रमण को रोकने में समान रूप से रुचि रखते हैं, चाहे आक्रमण का स्रोत कुछ भी क्यों न हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में आक्रमण का प्रतिकार करना वास्तव में सबसे अधिक मूल्यवान बात है और उसके मार्ग में मैत्री और आर्थिक लाभ के विचार खड़े नहीं रह सकते। तीसरा है, सभी राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने में समान रूप से रुचि रखते हैं और उसमें ऐसा करने की क्षमता भी समान रूप से पाई जाती है। चौथा, आक्रमणकारी को छोड़कर शेष संसार के राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रामक राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होती है। पांचवा, इस बात को समझकर कि उसके विरुद्ध होने वाले समग्र की शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक है, आक्रामक राष्ट्र या तो युद्ध का विचार ही त्याग देगा और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो युद्ध में उसे पराजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसी तरह से डॉक्टर नायडू ने सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप का निर्माण करने के लिए 7 तत्वों पर जोर दिया। ये 7 तत्व कुछ इस तरह से हैं, जैसे सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, सभी राज्यों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेना किसी भी संभावित आक्रमणकारी का प्रतिरोध करेगी। तीसरा है, कोई भी आक्रमण होने पर सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वतः चालित हो जाएगी और यह कार्यवाही तीव्रता और निष्पक्षता से होगी। चौथा है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना किसी पक्षपात या द्वेष के आक्रमणकारी की निंदा करे और आक्रमण से त्रस्त राज्य की सहायता करे। पांचवा, राज्यों द्वारा अपनी सेना का निरंकुश और आत्मपरक प्रयोग किन्हीं भी परिस्थितियों में अवांछनीय है। छठा है, सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें आक्रमण की परिभाषा दी गई हो, आक्रमणकारी को पहचानने की प्रक्रिया दी गई हो और उन संस्थाओं का उल्लेख हो जो इन प्रक्रियाओं को तीव्रता और निष्पक्षता के साथ परिभाषित और लागू कर सके। सातवां है, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिए तथा सामान्य प्रयोग और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर नायडू ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक में सामूहिक सुरक्षा के लिए 10 पूर्व शर्तों का भी उल्लेख किया है और ये शर्तें हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शर्तें कुछ इस तरह से है, जैसे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों का विश्वास इस सिद्धांत में होना चाहिए, यानी सामूहिक सुरक्षा
का जो सिद्धांत है उसमें होना चाहिए। राज्यों को मनुष्यों के भाईचारे में आस्था होनी चाहिए और उन्हें यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि जो विश्व समुदाय के लिए भी शुभ है वही राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी शुभ है। विश्व के किसी भी भाग अथवा किसी भी राज्य में संघर्ष, अन्याय और युद्ध को अपने स्वयं के राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझा जाना चाहिए। सदस्य राज्यों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता में विश्वास होना चाहिए। सदस्य राज्यों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रयत्नों को अपना समर्थन देना चाहिए। छठा, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यथापूर्व स्थिति के माध्यम से शांति की पक्षधर है, अर्थात सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था राज्यों की वर्तमान राजनीतिक संप्रभुता और प्रादेशिक एकता कायम रखने और उनकी रक्षा करने का वचन देती है। इसी तरह से सातवां बताया कि यदि निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण संभव होता तो सामूहिक सुरक्षा अधिक प्रभावी हो सकती थी। सभी या कम से कम अधिकांश राज्यों को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए। और नौवां, प्रभावशाली रूप में कार्य करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को वैधानिक और वस्तुगत संप्रत्ययों और प्रक्रियाओं तथा निष्पक्ष संस्थाओं से संपन्न होना चाहिए। 10वां और अंतिम बताते हुए डॉक्टर नायडू ने यह कहा कि सामूहिक संप्रभुता के अभाव में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था विश्व समुदाय या विश्व सरकार के संप्रत्ययों में परिणत हो जाती है। तो सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है। सामूहिक सुरक्षा की मूल मान्यता है कि युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता और इसलिए हम केवल शक्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि युद्ध का मूल कारण है। तो इस तरह से सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य है और इस सिद्धांत की मान्यता है कि यदि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो अन्य सभी राष्ट्रों को उसके साथ होना चाहिए और वो आक्रमण अपने ऊपर आक्रमण मानते हुए उस आक्रमणकारी राष्ट्र के प्रति उन्हें विरोध करना चाहिए और उसको शांत करना चाहिए। धन्यवाद।